जिला अधिकारी के दफ्तर के बाहर रखी लकड़ी की बेंच के एक कोने पर वह लड़की सिमटी हुई बैठी थी। उसने गहरे रंग का बहुत सादा सलवार सूट पहन रखा था और दुपट्टा अपने लपेटे हुए थी। उसकी गोद में एक फाइल थी जिसे उसने दोनों हाथों से ऐसे पकड़ रखा था जैसे वही उसकी आखिरी उम्मीद हो। उसकी नजरें फर्श पर टिकी थी। वह यहाँ कब से बैठी थी इसका उसे खुद अंदाजा नहीं था। हर बार जब दफ्तर का दरवाजा खुलता उसका दिल जोर से धड़क उठता और वह अनायास ही अपनी घनी पलकों को उठाकर देखती, फिर मायूस होकर नजरें झुका लेती। उसका चेहरा उजला था, लेकिन इस वक्त डर, थकान और कई रातों के जागने से बुझा हुआ लग रहा था। वह यहाँ क्यों आई थी और किस हिम्मत से आई थी, यह उसे खुद भी ठीक से नहीं पता था। बस इतना जानती थी कि इस दरवाजे पर दस्तक देने के अलावा उसके पास कोई और रास्ता नहीं बचा था। यूपीएससी उसका सपना था, एक बहाना था जो उसने खुद को यहाँ आने के लिए दिया था। असली मकसद सिर्फ इतना था कि शायद कहीं से कोई मदद मिल जाए। मैडम जी, चौकीदार की आवाज सुनकर वह बुरी तरह चौंक गई। उसने घबराकर ऊपर देखा। साहब बुला रहे हैं। उसके हाथ पांव ठंडे पड़ गए। दिल तेजी से धड़कने लगा कि उसे लगा बाहर खड़ा चौकीदार भी उसकी आवाज सुन लेगा। वह खुद को संभालती हुई उठी। उसके कदम लड़खड़ा रहे थे। उसने अपने दुपट्टे का कोना उंगलियों में मरोड़ा और धीरे धीरे दरवाजे की तरफ बढ़ी। क्या मैं अंदर आ जाऊं? उसकी आवाज इतनी धीमी थी कि शायद उसे खुद भी सुनाई ना दी हो। आ जाइए। अंदर से एक भारी और गंभीर आवाज आई। उसने दरवाजा खोला और अंदर कदम रखा। यह एक बड़ा और सादा सा सरकारी दफ्तर था। एक दीवार पर गांधी जी की बड़ी सी तस्वीर लगी थी। सामने एक चमकती हुई बड़ी मेज थी जिसके शीशे के नीचे कई जरूरी कागजात दबे हुए थे। मेज के पीछे ऊंची पीठ वाली कुर्सी पर जिला कलेक्टर अर्णब पटेल बैठे थे। वह करीब 32 साल का तेज तर्रार नौजवान था। आंखों पर चश्मा, सरीके से बने बाल और सफेद शर्ट पर गहरे रंग की टाई। उसके चेहरे पर एक ऐसी गंभीरता थी जो सामने बैठे इंसान और उसके बीच एक अनदेखी दीवार खड़ी कर देती थी। वह फाइलों पर तेजी से दस्तक करने में व्यस्त था। लड़की के अंदर आने पर उसने सिर उठाकर नहीं देखा, बस हाथ के इशारे से सामने रखी कुर्सी पर बैठने को कहा। लड़की सहमी हुई कुर्सी के किनारे बैठ गई। उसके हाथ अब भी फाइल को कसकर पकड़े हुए थे। कमरे की ठंडक उसके घबराए हुए शरीर पर कोई असर नहीं कर रही थी। अर्णब अगले 2 मिनट तक चुपचाप फाइलों पर दस्तखत करता रहा। यह उसका रोज का तरीका था। वह जानता था कि ऐसी खामोशी सामने बैठे इंसान के दिल दिमाग पर क्या असर डालती है। यह ताकत का खेल था जो कुर्सी पर बैठा आदमी अनजाने में सीख जाता है। उसके लिए वह सिर्फ एक और मामला थी जो किसी न किसी परेशानी को लेकर आई थी। जी, उसने आखिरकार फाइल बंद करते हुए बिना नजर उठाए कहा। उसकी आवाज में कोई दिलचस्पी नहीं थी, बस औपचारिक बेरुखी थी। मुझे यूपीएससी के बारे में कुछ जानकारी चाहिए थी, लड़की ने कांपती आवाज में कहा। अर्णब दूसरी फाइल उठाते हुए उसकी तरफ बिना देखे पेशेवर सख्ती में कहा, यूपीएससी की जानकारी के लिए आप किसी भी कोचिंग एकेडमी से संपर्क कर सकती हैं। इंटरनेट पर सब कुछ मौजूद है। यह मेरा काम नहीं है। उसकी आवाज में हल्की सी झुलझुलाहट थी। वह रोज ऐसे कई लोगों से मिलता था जो सिफारिश या गैर जरूरी मदद की उम्मीद लेकर आते थे। वो दरअसल लड़की कुछ और कहना चाहती थी, लेकिन शब्द उसका साथ नहीं दे रहे थे। उसकी आंखों में आंसू भर आए। अगर कोई और जायज समस्या है तो साफ साफ बताइए, अर्णब ने कहा, वरना मेरा वक्त जाया मत कीजिए। अर्णब पटेल ने फाइल पलटते हुए सख्ती से कहा। लड़की की आंखों से 2 आंसू टूटकर उसकी गोद में रखी फाइल के कवर पर गिर पड़े। उसने हिम्मत जुटाई और कांपते हाथों से वह फाइल मेज पर उसकी तरफ बढ़ा दी। ये मेरे कागजात हैं। अर्णब ने हल्की झुलझुलाहट के साथ फाइल अपनी ओर खींच ली। उसके पास समय कम था।
अगली मीटिंग के लिए निकलना था। उसने लापरवाही से फाइल का कवर खोला। अंदर डिग्रियां, पहचान पत्र की कॉपी और कुछ जरूरी कागजात रखे थे। उसकी नज़र सबसे ऊपर लगी अर्जी पर गई और फिर नीचे लिखे पिता के नाम पर। उसी पल दफ्तर में छाया सन्नाटा और गहरा हो गया। अर्णब का हाथ जो फाइल बंद करने वाला था वहीं रुक गया। उसने नाम दोबारा पढ़ा, प्रोफेसर अनिल। उसके माथे पर पसीने की बूंदें उभर आईं। उसने तेजी से नजर उठाकर लड़की की तरफ देखा जो अब चुपचाप आंसू बहा रही थी। तुम प्रोफेसर अनिल की बेटी हो? उसकी आवाज में अब सख्ती नहीं थी बल्कि गहरी हैरानी और अविश्वास था। लड़की ने सिसकियों के बीच बस सिर हिला दिया। अर्णब ऐसे उठा जैसे उसे झटका लग गया हो। वह मेज का चक्कर काटकर उसके सामने आ खड़ा हुआ। एक पल के लिए उसकी नजरें उसके डरे हुए चेहरे पर ठहर गईं। घनी पलकें, उजला चेहरा, उसका दिमाग अनजाने में यह सब दर्ज कर गया। जिस चेहरे को उसने नजरें उठाकर कुछ देर पहले देखना जरूरी नहीं समझा था, वही चेहरा अब उसे जाना पहचाना सा लगने लगा था। उसका दिमाग तेजी से चल रहा था। प्रोफेसर अनिल वही इंसान जो उसके गुरु थे, जिसने कॉलेज के दिनों में न सिर्फ उसे पढ़ाया था बल्कि तब उसकी फीस भी भरी थी जब उसके पिता की हालत ठीक नहीं थी। वही इंसान जिसने उससे कहा था, अर्णब तुम एक दिन बड़े अफसर बनोगे, बस इंसानियत मत भूलना। और आज उनकी बेटी इस हालात में उसके सामने खड़ी थी। तुमने पहले क्यों नहीं बताया? तुम बाहर इतनी देर से क्यों बैठी थी? उसकी आवाज में अब गुस्सा और शर्म दोनों थे। लड़की कुछ बोल नहीं पाई। अर्णब ने तुरंत इंटरकॉम का बटन दबाया। जब तक मैं ना कहूं किसी को अंदर मत भेजना, उसने चौकीदार से कहा। फिर खुद को संभालते हुए पूछा, तुम्हारे पिता का निधन कब हुआ? 2 साल पहले, लड़की ने धीमे से कहा। अर्णब ने गहरी सांस ली। उसने मन ही मन फैसला कर लिया था। यह फैसला एक अफसर का नहीं बल्कि एक स्टूडेंट का था जो अपने टीचर का कर्ज उतारना चाहता था। अब इस शहर में कहाँ रह रही हो? उसने पूछा। लड़की ने ना में सिर हिला दिया। कहीं नहीं, कुछ दिन पहले हॉस्टल छोड़ना पड़ा। उसने वह सच कह दिया जिसे वह छुपाना चाहती थी। अर्णब ने कुछ पल उसे देखा। उसकी आंखों में अब सिर्फ गहरी चिंता थी। ठीक है, उसने फैसले वाले लहजे में कहा, तुम मेरे साथ चल रही हो। लड़की ने चौंक कर उसे देखा। कहाँ? मेरे घर, अर्णब ने कहा और वापस अपनी मेज की तरफ बढ़ गया। अफसर कॉलोनी में मेरा बंगला है, मैं वहाँ अकेला रहता हूँ। जब तक तुम्हारे रहने का कोई पक्का इंतजाम नहीं हो जाता या जब तक तुम अपनी तैयारी पूरी नहीं कर लेती, वहीं रहोगी। लड़की की आंखें डर और हैरानी से फैल गईं। नहीं, मैं वहां कैसे? यह सब उसकी समझ से बाहर था। देखो, अर्णब ने शांत लेकिन साफ शब्दों में कहा, तुम्हारे पिता मेरे टीचर थे, तुम उनकी बेटी हो। इस नाते तुम्हारी मदद करना मेरा फर्ज है और मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है। उसने वही कहा जो उसके दिल में था। फिर उसने अपनी फाइलें समेटी, कोट उठाया और सख्त अंदाज में दरवाजे की तरफ बढ़ गया। लेकिन उसमें अब लापरवाही नहीं थी बल्कि एक सुरक्षा का एहसास था। चलो, अर्णब पटेल ने दरवाजे की तरफ इशारा किया। लड़की के पास कोई और रास्ता नहीं था। इस अजनबी शहर में वह इस ताकतवर अफसर के सामने पूरी तरह बेबस थी। उसने अपने आंसू पोंछे और खामोशी से उठ खड़ी हुई। वह एक अनजान भविष्य की ओर कदम बढ़ा रही थी, यह जाने बिना कि यह फैसला उसकी और अर्णब पटेल की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देने वाला है। दफ्तर का पूरा स्टाफ हैरानी से देख रहा था जब कलेक्टर साहब रोज से पहले खुद दफ्तर से बाहर निकल रहे थे और उनके पीछे वह लड़की सिर झुकाए चल रही थी जिसे वह थोड़ी देर पहले तक बाहर बिठाए हुए थे। सरकारी गाड़ी बंगले की तरफ बढ़ चली। अर्णब ड्राइवर के साथ आगे की सीट पर बैठा था और लड़की पीछे की सीट पर कोने से लगी हुई बाहर की अनजान सड़कों को देख रही थी। गाड़ी के अंदर एक भारी और बोझिल खामोशी थी। थोड़ी देर बाद सरकारी गाड़ी अफसर कॉलोनी के एक बड़े से गेट के सामने आकर रुकी। कॉलोनी के बंगले एक दूसरे से दूरी पर बने थे। हर बंगले के चारों तरफ ऊंची दीवारें और हरे भरे लॉन थे। गार्ड ने फौरन गेट खोला और गाड़ी पोर्च में आकर रुक गई। अर्णब चुपचाप आगे की सीट से उतरा। आ जाइए, उसने पीछे का दरवाजा खोलते हुए कहा। लड़की ने हिचकिचाते हुए बाहर कदम रखा। जमीन पर पांव पड़ते ही उसके पैर कांप गए। सामने एक बड़ी सरकारी जिला अधिकारी निवास की इमारत खड़ी थी। यह घर बहुत बड़ा लग रहा था।
पोर्च की लाइटें जल रही थीं और सामने फैले बड़े से लॉन में फव्वारे से गिरते पानी की हल्की आवाज आ रही थी। उसने अपनी पुरानी फाइल को सीने से और कसकर पकड़ लिया। वह इस शान शौकत के बिल्कुल काबिल नहीं लग रही थी। उसके कपड़ों पर सफर की धूल थी और उसका पूरा शरीर थकान से टूटा हुआ था। तभी सफेद वर्दी में एक अधेड़ उम्र का नौकर, जो शायद इस घर का देखरेख करने वाला था, तेजी से बाहर आया। उसका नाम राजू था। साहब, आज आप जल्दी, कहते कहते वह रुक गया। उसकी नज़र अर्णब के पीछे खड़ी उस अनजान और परेशान लड़की पर पड़ी और उसकी आंखों में एक साफ सवाल उभरा जिसे उसने तुरंत अपने अनुभव से छुपा लिया। कलेक्टर साहब के बंगले पर इस वक्त एक जवान लड़की का होना कोई आम बात नहीं थी। राजू, ये मेरी मेहमान है, अर्णब ने कहा। उसके लहजे में एक पल को हल्की सी झिझक आई जिसे उसने तुरंत संभाल लिया। इनके पापा मेरे टीचर थे, ये कुछ दिन यहीं रहेंगी। राजू ने सिर झुकाकर अर्णब से कहा। जी साहब, ऊपर वाला गेस्ट रूम खुलवा दो और कुछ खाने पीने का इंतजाम करो। अर्णब ने आदेश दिया और खुद लॉज की तरफ बढ़ गया। लड़की वहीं जमी खड़ी रही। अर्णब ने मुड़कर देखा, वह अब भी दरवाजे के पास खड़ी थी। उसकी घनी पलकें झुकी हुई थीं। एक पल के लिए अर्णब के दिल में उसके लिए गहरा तरस उमड़ आया। वह समझ सकता था कि वह किस हालात से गुजर रही होगी। एक अजनबी मर्द के घर इस तरह आना उसके लिए कितना मुश्किल रहा होगा। अंदर आ जाइए, उसने इस बार नरमी से कहा। उसकी आवाज में सख्ती नहीं थी। बाहर क्यों खड़ी हैं? लड़की ने डरते डरते पहला कदम आगे बढ़ाया और बंगले के फर्श पर पांव रख दिया। अंदर का नजारा बाहर से ज्यादा खूबसूरत था। हर तरफ व्यवस्थित फर्नीचर, दीवारों पर पेंटिंग्स और ऐसी खामोशी छाई हुई थी जिसमें सिर्फ दीवार पर लगी घड़ी की टिक टिक सुनाई दे रही थी। मैडम जी, आप इधर आ जाइए। राजू ने, जो अब तक हालात को समझने की कोशिश कर रहा था, सीढ़ियों की तरफ इशारा किया। लड़की ने एक बार सवाल भरी नजरों से अर्णब पटेल की तरफ देखा। जाइए, अर्णब ने कहा। आराम कीजिए, आपको इसकी जरूरत है, बाकी बातें सुबह होंगी। वह चुपचाप राजू के पीछे चल पड़ी। अर्णब उसे सीढ़ियां चढ़ते हुए देखता रहा। वह उसे बेहद कमजोर और बेसहारा लगी। इतना बड़ा घर और उसमें वह लड़की बिल्कुल अकेली। अर्णब ने अपना चश्मा उतार कर आंखें मली। उसने एक बहुत बड़ा फैसला कर लिया था, अपने टीचर की बेटी को पनाह देने का। लेकिन वह यह नहीं जानता था कि यह फैसला उसकी अपनी जिंदगी पर क्या असर डालेगा। वह थककर सोफे पर बैठ गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि एक आम सा दिन इस तरह के तूफान पर खत्म होगा। उसने जेब से फोन निकाला। उसे घर पर खबर देनी चाहिए थी, कम से कम अपने दादाजी को, जो उसके परिवार के मुखिया थे और जिनसे वह सबसे ज्यादा डरता भी था और प्यार भी करता था। कल बता दूंगा, उसने सोचा और फोन वापस जेब में रख लिया। ऊपर गेस्ट रूम में लड़की दरवाजे से पीठ लगाए खड़ी थी। यह कमरा उसके पूरे पुराने घर से भी बड़ा था। बड़ा सा बिस्तर और साथ में अटैच बाथरूम जिसमें हर तरह की सुविधा थी। राजू ने उसके सामने खाने की ट्रे रखी। मैडम जी, ये खाना है। साहब ने कहा था कि आपने सुबह से कुछ नहीं खाया होगा। उसने नजर उठाकर खाने की तरफ देखा, लेकिन उसे भूख का एहसास तक नहीं हो रहा था। उसका पूरा शरीर अंदर से कांप रहा था। धन्यवाद, मुझे भूख नहीं है, उसने धीमे से कहा। मैडम जी, साहब नाराज हो जाएंगे, थोड़ा सा खा लीजिए, राजू ने विनती की। उसने कांपते हाथों से एक कौर उठाया जो गले में अटक सा गया। राजू चुपचाप बाहर चला गया। जैसे ही दरवाजा बंद हुआ, उसके सब्र का बांध टूट गया। वह वहीं फर्श पर दरवाजे से टेक लगाकर बैठ गई और उसकी सिसकियां उस बड़े खामोश कमरे में गूंजने लगीं। वह अपने पिता को याद कर रही थी, अपनी किस्मत को कोस रही थी और इस अनजान छत के नीचे एक अनजान अफसर की दया पर रहने के ख्याल से कांप रही थी। उसे क्या पता था कि असली तूफान तो अभी आना बाकी है। शाम गहरी हो चुकी थी। अर्णब राजू को दोबारा कुछ कहने ही वाला था कि तभी बाहर पोर्च में एक नहीं बल्कि 2 गाड़ियों के रुकने की तेज आवाज आई। अर्णब का दिल जोर से धड़क उठा। इस वक्त कौन हो सकता है?
इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, बंगले का मुख्य दरवाजा किसी तूफान की तरह खुला और अंदर दाखिल हुई शख्सियत को देखकर अर्णब के हाथ पांव ठंडे पड़ गए। सामने उसके दादाजी अमरजीत साहब खड़े थे। 70 साल से ज्यादा उम्र होने के बावजूद अमरजीत साहब की कमर सीधी थी और आवाज में वही पुराना रौब और दबदबा कायम था। उनके हाथ में एक पुरानी नक्काशीदार छड़ी थी। उनके पीछे अर्णब की दादी बबीता जी और उसकी बुआ संध्या अंदर आईं। दोनों के चेहरे पर भी घबराहट और नाराजगी साफ झलक रही थी। दादाजी, इस वक्त यहाँ आना कैसे हुआ? अर्णब ने अपनी आवाज को काबू में रखने की पूरी कोशिश करते हुए कहा और तेजी से उनकी तरफ बढ़ा। क्या अब अपने ही घर आने के लिए भी तुमसे इजाजत लेनी पड़ेगी? अमरजीत साहब की सख्त आवाज पूरे लॉज में गूंज गई। हम लुधियाना एक रिश्तेदार की तबीयत देखने गए थे। लौटते वक्त सोचा अपने उस बहादुर पोते से भी मिलते चलें, जिसके पास पिछले 6 महीनों से अपने ही परिवार के लिए वक्त नहीं है। ये ताना था और अर्णब ऐसे तानों का आदी था, लेकिन आज उस ताने में जहर घुला हुआ था। नहीं दादाजी, मेरा वो मतलब नहीं था। आप बैठिए, अर्णब ने जल्दी से कहा। राजू, पानी लाओ। हम पानी पीने नहीं आए हैं, बुआ संध्या ने नाक सिकोड़ते हुए कहा। हम तो ये देखने आए हैं कि हमारे कलेक्टर साहब यहाँ क्या कर रहे हैं। अर्णब को लगा जैसे किसी ने उस पर ठंडा पानी डाल दिया हो। क्या मतलब है बुआ? मतलब तुम अच्छी तरह से जानते हो, बबीता जी ने ठंडे लहजे में कहा। कचहरी से किसी ने हमारे ड्राइवर को फोन किया था। उसने बताया कि साहब दफ्तर से एक जवान लड़की को साथ लेकर सीधे बंगले पर गए हैं। अर्णब का खून जैसे जम गया। बात इतनी जल्दी फैल चुकी थी। दादाजी, आप गलत समझ रहे हैं। चुप, अमरजीत साहब ने छड़ी जोर से फर्श पर मारते हुए कहा। कहाँ है वो लड़की? अर्णब के पास बोलने के लिए शब्द नहीं बचे थे। उसका करियर, उसकी इज्जत, उसके परिवार का नाम, सब कुछ एक ही पल में दांव पर लग गया था। अफसर होने का उसका मजबूत खोल टूट चुका था। मैं पूछ रहा हूँ अर्णब, वो लड़की कहाँ है? अमरजीत साहब की आवाज और ऊंची हो गई। तभी सीढ़ियों पर हल्की सी आहट हुई। वह लड़की जो शायद शोर सुनकर घबरा गई थी, ऊपर से बाहर आ गई। वह सीढ़ियों के ऊपरी हिस्से में हल्की रोशनी और अंधेरे के बीच खड़ी थी। उसकी घनी पलकों पर आंसू टिके थे और चेहरा डर से सफेद पड़ चुका था। वो रही, संध्या ने लगभग चीखते हुए कहा, जैसे उसने कोई बड़ा अपराधी पकड़ लिया हो। सबकी नजरें एक साथ उसी पर टिक गईं। एक पल के लिए पूरे लॉज में गहरी खामोशी छा गई। बबीता जी ने नाखुशी से मुंह फेर लिया। अमरजीत साहब का चेहरा गुस्से से लाल हो उठा। अर्णब, उन्होंने इस बार खतरनाक हद तक धीमी आवाज में पूछा, ये लड़की कौन है? अर्णब ने एक नज़र अपने दादाजी के सख्त गुस्से से भरे चेहरे पर डाली और फिर सीढ़ियों पर खड़ी उस लड़की को देखा जो किसी भी पल बेहोश होकर गिर सकती थी अगर वह सच बोल दे कि यह उसके टीचर की बेटी है। बेघर थी और उसने सिर्फ इंसानियत के नाते उसे पनाह दी है। तो क्या उसके दादाजी इस सच को मानेंगे? हरगिज नहीं। अर्णब जानता था कि अगर उसने सच कहा तो उसकी बुआ संध्या बात का पहाड़ खड़ा कर देंगी। वह इस लड़की को चरित्रहीन और आवारा कह देंगी। इसी वक्त उसे घर से निकाल दिया जाएगा। एक बेसहारा अनाथ लड़की रात के इस अंधे पहर कहाँ जाएगी? और खुद अर्णब का एक जिला कलेक्टर का क्या होगा? यह एक बड़ा स्कैंडल बन जाएगा और उसका करियर मिट्टी में मिल जाएगा। उसके पास सिर्फ कुछ सेकंड थे। उसका दिमाग तेजी से चल रहा था, एक अफसर का दिमाग जो नुकसान को कम से कम करने का रास्ता ढूंढता है। उसने गहरी सांस ली। झूठ उसके गले में अटक रहा था, लेकिन अब उसके पास कोई और रास्ता नहीं बचा था। दादाजी, उसकी आवाज अजीब तरह से भारी और रूखी हो गई। ये मेरी पत्नी है। एक बार फिर सन्नाटा छा गया, पहले से भी ज्यादा गहरा। बुआ संध्या का मुंह हैरानी से खुला का खुला रह गया। बबीता जी ने झटके से अर्णब की तरफ देखा। अमरजीत साहब की आंखें जैसे गुस्से से लाल थीं। वह हैरानी से फैल गईं। ऊपर सीढ़ियों पर खड़ी लड़की ने यह सुना तो उसकी आंखें अविश्वास से फैल गईं। उसने दीवार का सहारा लिया, जैसे उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई हो। बबीता जी आगे बढ़ती हुई बोली, पत्नी? अर्णब,
ये तुम क्या कह रहे हो? तुमने हम सबसे छुपकर शादी कर ली। अब गुस्से की जगह एक नई बेचैनी ने ले ली थी। हमारी इज्जत मिट्टी में मिला दी। बुआ संध्या रोने पीटने लगी। किससे शादी कर ली? कौन है ये लड़की? इसका परिवार कौन सा है? हमें बताया तक नहीं। दादाजी, वो हालात ही कुछ ऐसे थे। अर्णब खुद अपने झूठ के जाल में फंसता जा रहा था। सब कुछ बहुत अचानक हो गया। मैं आपको बताने ही वाला था। अचानक अमरजीत साहब अब भी यकीन नहीं कर पा रहे थे। उनकी पैनी नजरें अर्णब के चेहरे को पड़ रही थी। कब हुई शादी? कहाँ हुई? शादी का प्रमाण कहाँ है? अर्णब के पास इन सवालों का कोई जवाब नहीं था। तुम झूठ बोल रहे हो अर्णब, अमरजीत साहब चीखे। तुम हम सबको बेवकूफ समझ रहे हो। तुमने एक पराई लड़की को घर में रखा और जब पकड़े गए तो उसे अपनी पत्नी बता दिया। तुम्हें लगा हम तुम्हारी इस कहानी पर यकीन कर लेंगे? अमरजीत साहब की आवाज में कड़वाहट थी। दादाजी, मेरी बात सुनिए, अर्णब ने कहना चाहा, लेकिन अमरजीत साहब ने उसे बीच में ही रोक दिया। अब उनके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। वह पत्थर की तरह सख्त हो चुका था। वह कुछ पल कमरे में टहलते रहे, जैसे किसी गहरे फैसले पर पहुंच रहे हों। उधर बुआ संध्या और दादी बबीता जी आपस में फुसफुसा रही थी और सीढ़ियों पर खड़ी उस लड़की को नफरत भरी नजरों से देख रही थी, जो अब भी बिना हिले डुले घबराई हुई खड़ी थी। ठीक है, अमरजीत साहब अचानक रुक गए और अर्णब की तरफ मुड़े। तुम कहते हो ना कि ये तुम्हारी पत्नी है? अर्णब ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला, लेकिन उसमें बोलने की हिम्मत नहीं बची थी। तो ठीक है, अमरजीत साहब ने कहा और उनके लहजे ने अर्णब के दिल में डर की लहर दौड़ा दी। हम मान लेते हैं, लेकिन अब ये शादी सबके सामने हमारे तरीके से होगी। जो तुमने छुपकर किया है उसे अब असल में करना होगा। क्या? अर्णब का चेहरा सफेद पड़ गया। क्या मतलब ये? अमरजीत साहब ने अपनी छड़ी का रुख सीढ़ियों पर खड़ी लड़की की तरफ किया। अगर तुमने इसे अपनी पत्नी माना है तो अभी इसी वक्त तुम दोनों की शादी होगी। यह ऐसा धमाका था जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। दादाजी, आप होश में हैं? अर्णब लगभग चीख पड़ा। ये मजाक है क्या? ऐसे कैसे हो सकता है? मैं पूरी तरह होश में हूँ अर्णब पटेल। अमरजीत साहब की आवाज में वही अधिकार था जिससे अर्णब बचपन से डरता आया था। तुमने परिवार की इज्जत को दांव पर लगा दिया है। अब दो ही रास्ते हैं, या तो सच बताओ कि ये लड़की कौन है और फिर मैं इसे इसी वक्त इस घर से निकाल दूंगा और कल अखबारों में तुम्हारे स्कैंडल की खबर छपेगी, या फिर अपने झूठ पर कायम रहो और अभी इसी वक्त इससे शादी करो ताकि कल कोई हमारे परिवार पर उंगली ना उठा सके। हालात सोच से परे थे। अर्णब बुरी तरह फंस चुका था। अगर वह सच बोलता तो यह लड़की रात के अंधेरे में सड़क पर होती और उसका अपना करियर भी खत्म हो जाता, और अगर वह झूठ पर टिका रहता तो यह कोई खेल नहीं था, एक लड़की की पूरी जिंदगी का सवाल था। दादाजी, आप एक लड़की की जिंदगी का फैसला ऐसे नहीं कर सकते। अर्णब ने आखिरी कोशिश की। कम से कम उससे तो पूछ लीजिए। पूछना क्या है? अमरजीत साहब ने उसकी बात काट दी और खुद सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया। वह लड़की के सामने जाकर खड़े हो गए। उनकी मौजूदगी से ही वह कांप रही थी। बेटी, अमरजीत साहब ने हैरान कर देने वाली नरमी लेकिन फैसले वाले लहजे में पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? लड़की ने बड़ी मुश्किल से अपनी आवाज ढूंढी। परी। अमरजीत साहब ने नाम दोहराया। तुम्हारा कोई परिवार है? कोई भाई, पिता या कोई ऐसा जो इस वक्त यहाँ आ सके? परी ने आंसुओं के बीच खामोशी में नाम में सिर हिला दिया। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। ये शब्द निकलते ही अमरजीत साहब ने फैसला सुना दिया। ठीक है, तो आज से मैं तुम्हारा दादा ससुर हूँ। उन्होंने ऐलान किया। मैं तुम्हारी शादी अपने पोते अर्णब पटेल से करवा रहा हूँ। नहीं, अर्णब चीखना चाहता था, लेकिन उसकी आवाज गले में ही दबकर रह गई। नहीं, प्लीज, परी ने पहली बार गिड़गिड़ाकर कहा। ऐसा मत कीजिए, चुप रहो। बबीता जी ने सख्ती से कहा। तुम शुक्र करो कि तुम्हें इस घर में पनाह मिल रही है, इज्जत मिल रही है, वरना जिस हालात में तुम थी अब तक सड़क पर होती। संध्या, अमरजीत साहब ने अपनी बेटी को आदेश दिया। राजू से कहो कि शादी का इंतजाम करे।
फिर वह अर्णब की तरफ मुड़े और तुम, उनकी आवाज में वही पुराना अधिकार था, जाकर तैयार हो जाओ। तुम जिला के कलेक्टर हो, इस परिवार के वारिस हो और वही करोगे जो मैं कह रहा हूँ, वरना आज से मेरे लिए तुम मरे हुए समझे जाओगे। यह आखिरी फैसला था, एक हुक्म। अर्णब बेबसी से उस लड़की को देख रहा था जिसे वह बचाना चाहता था, लेकिन अपने ही झूठ ने उसे ऐसी कैद में धकेल दिया था जहां से निकलना शायद नामुमकिन था। जो लड़की सिर्फ यूपीएससी की तैयारी की जानकारी लेने आई थी, वह अब कुछ ही देर में जिला कलेक्टर अर्णब पटेल की पत्नी बनने वाली थी। उसे क्या पता था कि एक झूठ इतनी जल्दी सच का रूप ले लेगा। बंगले के विशाल लॉज में कयामती खामोशी छाई हुई थी। पंडित जी, जो हालात की गंभीरता से बेखबर, सिर्फ अमरजीत साहब के बुलावे पर रात के इस वक्त आ गए थे। बुआ संध्या गुस्से में इधर उधर टहल रही थी। अर्णब पटेल, जिला कलेक्टर, अपने ही घर में एक अपराधी की तरह सिर झुकाए खड़ा था। वह अपने दादाजी के फैसले के सामने पूरी तरह बेबस था। उसकी नज़र सीढ़ियों से उतरती परी पर पड़ी। राजू ने उसे बबीता जी की एक पुरानी गहरे लाल रंग की भारी शॉल उड़ा दी थी, जिसमें उसका वजूद और भी सिमटा हुआ और बेबस लग रहा था। उसका चेहरा आंसुओं से भीगा था और आंखें डर से सूनी थी। परी, यह नाम उसके दिमाग में टकराया और अचानक वक्त जैसे कई साल पीछे चला गया। अर्णब पटेल 20-22 साल का एक संजीदा, दुबला पतला और होशियार नौजवान अपनी मोटरसाइकिल को गली के कोने पर खड़ा कर रहा था। वह अपने कॉलेज का टॉपर था और उसकी मंजिल सिविल सर्विस थी। इसीलिए वह आज प्रोफेसर अनिल के पास गाइडेंस के लिए आया था। अर्णब ने प्रोफेसर साहब के घर के छोटे से हरे रंग के गेट पर दस्तक दी। आ जाओ अर्णब बेटे। अंदर से प्रोफेसर साहब की आवाज आई। अर्णब ने अदब से अंदर कदम रखा। प्रोफेसर अनिल अपने छोटे से किताबों से भरे स्टडी रूम में बैठे थे। कमरे में पुरानी किताबों की खुशबू और चाय की महक फैली हुई थी। बैठो, प्रोफेसर साहब ने मुस्कुराते हुए कहा। आज तुम्हारा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? सर, मुझे लगता है कि मैं यह परीक्षा कभी पास नहीं कर पाऊंगा। बहुत कठिन है। अर्णब ने झिझकते हुए बैग से नोट्स निकाले। प्रोफेसर अनिल ने समझाते हुए कहा, अर्णब, तुम होशियार हो, बहुत होशियार, लेकिन तुम हर चीज को सिर्फ किताबों की नज़र से देखते हो। अफसर बनने के लिए सिर्फ ज्ञान नहीं, दिल भी चाहिए होता है। बाहर जाओ, लोगों को देखो, जिंदगी को समझो। सर, मेरे पास जिंदगी समझने का वक्त नहीं है। मुझे जल्द अपने पैरों पर खड़ा होना है। अर्णब ने गंभीरता से कहा। वो अपनी उम्र से कहीं अधिक मैच्योर लग रहा था। तभी किसी कोने से एक लड़की की आवाज आई। अर्णब ने चौंक कर देखा। आवाज खिड़की की तरफ से आई थी। प्रोफेसर साहब ने एक थकी हुई लेकिन सुकून भरी सांस ली। परी, मैं पढ़ा रहा हूँ, परेशान मत करो। पापा, मैं परेशान कहाँ कर रही हूँ, मैं तो आम तोड़ रही हूँ, परी ने हल्की सी हिचक के साथ जवाब दिया। अर्णब बेखुदी से खिड़की से बाहर झांका। सामने एक छोटा सा आंगन था जिसके चारों तरफ 4 फुट ऊंची दीवारें थीं। बेहद सावधानी और तवज्जो बनाए रखते हुए 17-18 साल की परी खड़ी थी। उसने हरे रंग का ढीला ढाला सूट पहना हुआ था और अपनी झिझक को छुपाने की कोशिश कर रही थी। दुपट्टा कमर से बंधा था और उसके हाथ में एक लंबी सी डंडी थी जिसमें वह सामने पेड़ से लटकते आम को गिराने की कोशिश कर रही थी। वह प्रोफेसर अनिल की बेटी थी। परी, वह अर्णब पटेल से बिल्कुल उलट थी। जिंदगी से भरपूर, शोर मचाने वाली, बेपरवाह और शरारती। जब भी अर्णब यहाँ पढ़ने आता, उसे परी की हंसी, उसके गुनगुनाने की आवाज या सहेलियों से नोक-झोंक सुनाई देती रहती। अरे, गिर जाओगी, वह अचानक चीखी और एक पल के लिए उसका संतुलन बिगड़ गया। अर्णब का दिल एक धड़कन के लिए रुक सा गया। वह बेख्याली में खड़ा हो गया। सर, वो गिर जाएगी। इससे पहले कि प्रोफेसर अनिल कुछ कहते, परी ने खुद को संभाल लिया, डंडी फेंकी और फुर्ती से मुडेर से आंगन में कूद गई। गिर गई। वह खिलखिलाकर हंसी और मिट्टी में सने हाथों से आम उठा लिया। तभी उसकी नजर खिड़की में खड़े अर्णब पर पड़ी, जो उसे देखे जा रहा था। परी ने एक पल उसे देखा। अर्णब को लगा वह झेप गई है, लेकिन वह उल्टा मुस्कुरा दी। उसने आम दांतों से काटा और आंख मारकर बोली, क्या देख रहे हो अफसर साहब?
आम खाओगे? अर्णब बुरी तरह शर्मा गया और जल्दी से खिड़की से हट गया। उसके गाल लाल हो चुके थे। माफ करना बेटा, प्रोफेसर अनिल मुस्कुराते हुए बोले। ये बहुत शरारती है, किसी की नहीं सुनती। इसकी माँ होती तो शायद थोड़ा सलीका सिखा देती। नहीं सर, कोई बात नहीं। अर्णब ने जबरदस्ती ध्यान फिर से किताबों पर लगाने की कोशिश की, लेकिन उसके कानों में अब भी परी की बेफिक्र हंसी गूंज रही थी और होंठ अपने आप मुस्कुरा रहे थे। एक दिन अर्णब पढ़ाई पूरी कर लौट रहा था। जैसे ही वह गेट से बाहर निकला, उसे लगा कोई उसका पीछा कर रहा है। उसने पलट कर देखा, कोई नहीं था। वह कुछ कदम और चला ही था कि अचानक एक तेज चीख उसके कान के पास गूंजी और किसी ने उसकी कमीज पकड़ ली। अर्णब बुरी तरह घबरा गया। उसके हाथ से किताबें छूटकर जमीन पर गिर गईं। उसने मुड़कर देखा तो परी थी, जो गेट की ओट में छुपी हुई थी और हंस हंस कर दोहरी हो रही थी। डर गए, डर गए, भविष्य के अफसर साहब एक लड़की से डर गए। वह तालियां बजा रही थी। अर्णब का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। यह लड़की उसके सब्र की परीक्षा ले रही थी। ये क्या बदतमीजी है परी, उसने सख्त आवाज में कहा। तो क्या हुआ, मैं तुम्हारे पापा का स्टूडेंट हूँ, वह कंधे उचकाकर बोली। उसकी आंखों में शराफत साफ नाच रही थी। मेरे पापा के स्टूडेंट हो, मेरे थोड़े ही हो। तुम हर वक्त इतने गंभीर क्यों रहते हो? लगता है जैसे अभी अभी किसी शमशान से लौट कर आए हो। मेरे पास फालतू बातों का वक्त नहीं है। अर्णब ने गुस्से में अपनी किताबें उठाई। अच्छा अच्छा, नाराज मत हो संजीदा स्टूडेंट। वह उसके पास आ गई। ये लो, उसने अपनी मुट्ठी आगे बढ़ा दी। क्या है ये? अर्णब ने शक से देखा। खोलो तो सही। अर्णब ने हिचकते हुए उसकी मुट्ठी खोली। अंदर कच्चे आम के कुछ टुकड़े थे, जिन पर नमक मिर्च लगी थी। ये वही पेड़ वाला आम है, वह मुस्कुराते हुए बोली। गुस्सा कम करने के लिए खा लो। अर्णब ने उसे घूर कर देखा, फिर न जाने क्यों उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। उसने आम के टुकड़े ले लिए। देखो, तुम भी हंस सकते हो, परी ने जीत के अंदाज में कहा। और पापा आ गए, बोलते हुए घर के अंदर भाग गई। अर्णब वहीं खड़ा रह गया। उसने जिंदगी में कभी ऐसी लड़की नहीं देखी थी। वह नासमझ थी, बेबाक थी, लेकिन उसकी आंखों में एक ऐसी सच्चाई और जिंदा दिली थी जो उसने पहले कभी किसी में नहीं देखी थी। कुछ समय बाद अर्णब सिविल सर्विस की तैयारी के लिए दिल्ली जा रहा था। वह प्रोफेसर अनिल से आशीर्वाद लेने आया। सर, आपकी बहुत मेहरबानी है। अगर आप ना होते तो। अर्णब की बात पूरी होने से पहले प्रोफेसर अनिल ने उसे गले लगा लिया। ये तुम्हारी मेहनत है, मुझे तुम पर गर्व है। जाओ और कामयाब होकर लौटना। वह उसे गेट तक छोड़ने आए, लेकिन आज परी कहीं नजर नहीं आ रही थी। ना उसकी हंसी, ना शरारतें। सर, परी कहाँ है? अर्णब के मुंह से अपने आप निकल गया। उसे बुखार है, कमरे में है। प्रोफेसर अनिल की आवाज में चिंता थी। फिर वह अचानक और गंभीर हो गए। अर्णब, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। जी सर, कहिए। प्रोफेसर अनिल ने घर की दूसरी मंजिल की खिड़की की ओर देखा, जहाँ शायद वह थी। यह दुनिया बहुत कठोर है अर्णब, और ये लड़की बहुत मासूम। इसके पास मेरे अलावा कुछ नहीं। अगर जिंदगी में कभी इसे तुम्हारी मदद की जरूरत पड़े, अगर ये कभी मुश्किल में हो, तो इसका साथ देना। क्या तुम ये करोगे? उस वक्त अर्णब इस बात की गहराई नहीं समझ पाया। सर, आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप हैं ना इसके लिए। फिर भी मैं यकीन दिलाता हूँ, आपको कभी निराश नहीं करूँगा। समय बीत गया। प्रोफेसर अनिल की वही आवाज अब अर्णब के कानों में गूंज रही थी। शोरगुल की आवाज ने उसे वर्तमान में लौटा दिया। उसने नजरें उठाई। सामने वही लड़की खड़ी थी, जो कभी मुडेर पर खड़े होकर हंसा करती थी, जो कभी उसे डराया करती थी। आज वह न हंस रही थी, न शरारत कर रही थी। आज वह एक अनाथ, बेसहारा और टूटी हुई लड़की थी। परी, यह वही परी थी, उसके टीचर की बेटी। अर्णब ने आंखें बंद कर ली। प्रोफेसर अनिल का चेहरा उसकी आंखों के सामने घूम गया। अगर वह कभी मुसीबत में हो तो उसका साथ देना। आज उसने उसका हाथ थामा था, उसे सहारा देने के लिए अपने बंगले पर लाया था, और अब
वह यहाँ खड़ा था। विवाह की उस रात से 1 हफ्ता पहले जिला अधिकारी अर्णब पटेल का दफ्तर रात के 8 बजे भी रोशन था। मेज पर फाइलों का ढेर लगा था और वह चश्मे के पीछे थकी आंखों से एक एक फाइल पर तेजी से दस्तखत कर रहा था। जिले में उसका नाम सख्त, ईमानदार और सिद्धांतों पर चलने वाले अफसर में लिया जाता था। कानून से ऊपर उसके लिए कुछ नहीं था। तभी उसके पर्सनल असिस्टेंट ने इंटरकॉम पर सूचना दी, सर, मुखबिर लाइन पर है। अर्णब ने एक पल को कलम रोक दी। अपने काम के इस हिस्से से उसे सख्त नफरत थी, लेकिन वह जानता था कि शहर को साफ रखने के लिए इस गंदगी को भी साफ करना जरूरी है। उसने फोन उठाया। बोलो, उसके लहजे में ठंडक थी। दूसरी तरफ से दबी हुई सतर्क आवाज आई, साहब, पक्की खबर है। इंडस्ट्रियल एरिया के पास न्यू गर्ल हॉस्टल है, उसके अंदर गलत धंधा चल रहा है। आज रात बड़ी पार्टी है, बाहर से भी लड़कियां आई हैं। अर्णब ने आंखें बंद कर ली। एक और हॉस्टल, बदनामी का एक और अड्डा। ये हॉस्टल गरीब, बेसहारा छात्रों और नौकर पेशा लड़कियों के नाम पर रजिस्टर्ड होते थे, लेकिन आड़ में क्या चलता है सब जानते थे। खबर कितनी पक्की है साहब? 100% पक्की है। अर्णब ने फोन रख दिया। उसने ठोड़ी पर मुट्ठी फेरते हुए सोचा, यह काम बहुत नाजुक होते हैं, यहाँ इज्जतें दांव पर लगती हैं। लेकिन अगर खबर सच थी तो यह बड़ा नेटवर्क हो सकता था। कुछ पल सोचकर उसने फैसला कर लिया। जतिन, उसने पीए को आवाज दी, थाना सदर के एसएचओ से कहो फोर्स तैयार रखे और सबसे जरूरी 4 महिला कांस्टेबल अनिवार्य हो। 10 मिनट में सब मेरे दफ्तर के बाहर होने चाहिए। सर, अभी? हाँ, अभी। अर्णब ने अपनी कोट उठाई। थकान गायब हो चुकी थी। उसकी जगह पेशेवर शक्ति आ चुकी थी। न्यू गर्ल हॉस्टल की इमारत एक अपेक्षाकृत अंधेरी गली में थी। बाहर से वह किसी साधारण हॉस्टल जैसी ही लग रही थी, जिसका रंग रोगन उड़ा हुआ था। अर्णब सरकारी गाड़ी की पिछली सीट पर बैठा था, जबकि पुलिस की गाड़ियां खामोशी से गली के दोनों सिरे बंद कर चुकी थी। सर, एसएचओ कह रहे हैं आदेश दें, महिला अफसर आगे रहेंगी, एक अफसर ने कहा। अर्णब ने अंतिम निर्देश दिए, कोई हंगामा नहीं होगा। जो सबूत मिले और जो आरोपी हों सिर्फ उन्हें पकड़ा जाएगा। बाकी लड़कियों को परेशान नहीं करना है। सब कुछ कानून के दायरे में होगा। जी सर। अर्णब गाड़ी से उतर आया। उसने अपने चारों ओर पुलिस के घेरे में हॉस्टल के जंग लगे गेट को देखा। एक गहरी सांस ली और गेट को जोर से धकेल दिया। अंदर का नजारा वैसा नहीं था जैसा वह सोच कर आया था। कोई शोर शराबे वाली पार्टी नहीं थी। हॉस्टल का लॉज ऊपर से शांत लग रहा था, लेकिन हवा में अजीब सी घुटन और सस्ते परफ्यूम की तेज गंध फैली हुई थी। एक अधेड़ उम्र की, जरूरत से ज्यादा मेकअप में लथपथ औरत, जो शायद वार्डन थी, उन्हें देखकर घबरा गई। आप लोग कौन हैं? ये लड़कियों का हॉस्टल है, आप अंदर कैसे आए? जिला कलेक्टर अर्णब पटेल ने अपना पहचान पत्र दिखाया और कहा, मैं जिला कलेक्टर हूँ और ये पुलिस है। हमारे पास हॉस्टल की तलाशी का वारंट है। तलाशी? कैसी तलाशी? औरत चीखने ही वाली थी, लेकिन अर्णब के ठंडे लहजे और आसपास खड़ी पुलिस को देखकर उसकी आवाज गले में ही अटक गई। अर्णब ने महिला एसएचओ को इशारा किया, कार्रवाई शुरू की जाए। महिला पुलिसकर्मी तेजी से ऊपर की मंजिलों की ओर बढ़ गईं, जबकि पुलिस कांस्टेबलों ने बाहर निकलने के सभी रास्तों और लॉज को सुरक्षित कर लिया। अर्णब वहीं लॉज के बीच खड़ा रहा। उसकी नजरें हर कोने का जायजा ले रही थी। कुछ ही मिनटों में ऊपर से चीख पुकार, रोने और गिड़गिड़ाने की आवाजें आने लगी। ये वो आवाजें थीं जिनका वह आदी हो चुका था। साहब, छोड़ दीजिए मेरी इज्जत, मैं यहाँ सिर्फ अपनी दोस्त से मिलने आई थी। ये वार्डन झूठ बोल रही है, इसी ने हमें फंसाया है। महिला कांस्टेबल एक एक कर लड़कियों को नीचे ला रही थी। किसी ने जल्दबाजी में दुपट्टा ओढ़ रखा था, किसी के बाल बिखरे थे और किसी के चेहरे पर अजीब सी ढिठाई थी। यह वही मंजर था जो हर बार अर्णब की रूह को भीतर तक झकझोर देता था। यह मजबूरी थी, लालच था, या दोनों? समझ पाना मुश्किल था। सबको पुलिस गाड़ी में बैठाओ, एसएचओ ने आदेश दिया। अर्णब की नजरें उन लड़कियों को देख रही थी। सब डरी हुई थी।
उनके डर में भी एक अजीब सी आदत थी, जैसे उन्हें पता हो कि पकड़े जाने पर क्या करना है। तभी उसकी नज़र आखिरी लड़की पर पड़ी। वह सबसे अलग थी। एक सीनियर महिला कांस्टेबल उसे बाजू से थामे बड़े सलीके से ला रही थी। उसने सिर से पांव तक खुद को ढक रखा था। काले रंग का बड़ा सा दुपट्टा और चेहरे पर पर्दा। उसका पूरा वजूद उस महिला से, इस इमारत से और बाकी लड़कियों से बिल्कुल मेल नहीं खा रहा था। वह चुप थी, ना रो रही थी, ना चिल्ला रही थी। अर्णव के कदम जैसे वहीं जम गए। वह क्यों पकड़ी गई? शायद वह भी, लेकिन कुछ था जो सही नहीं लग रहा था। जैसे ही वह उसके पास से गुजरी, उसने एक पल के लिए नजरें उठाईं। अर्णव ने उसकी आंखें देखी। वो आंसुओं से भीगी हुई थी, उनमें नमी थी, लेकिन ये डर के आंसू नहीं थे, ये अपमान के आंसू थे। और उन आंसुओं के पीछे एक अजीब सी चमक थी, ना गुस्सा, ना गुहार, कुछ और ही था। ऐसी गहरी, समझ से बाहर चमक, जैसे कोई तारा टूटकर बुझ रहा हो। उसमें एक ऐसी अनछुई मासूमियत थी जो इस गंदी जगह पर बिल्कुल नहीं होनी चाहिए थी। अर्णव उलझ सा गया। उसका अफसर वाला दिमाग जैसे हर चीज को सही और गलत में बांट कर देखता था। एक पल के लिए गड़बड़ा गया। यह लड़की यहाँ क्या कर रही थी? वह एक सेकंड को ठिठक गया। उस लड़की की आंखें भी एक पल के लिए अर्णव पर टिक गईं। वह बस उस वर्दी वाले अफसर को देख रही थी जो उसकी किस्मत का फैसला करने वाला था। अर्णव ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला, उससे पूछना चाहता था, तुम कौन हो? वह महिला कांस्टेबल को रोक कर उससे अलग बात करना चाहता था, लेकिन वह कुछ बोल नहीं पाया। महिला कांस्टेबल उसे लेकर आगे बढ़ गई। अर्णव वहीं खड़ा रह गया। सर, एसएचओ ने उसे टोका, इमारत सील कर दें। हाँ, अर्णव ने बड़ी मुश्किल से अपनी आवाज संभाली। सील कर दो और वार्डन को भी गिरफ्तार करो। वह रात भर सो नहीं सका। फाइलों पर दस्तखत करता रहा, कानूनी कार्रवाई पूरी करता रहा, लेकिन उसके दिमाग के पर्दे पर बार बार वही दो आंखें उभर आती, पर्दे के पीछे छुपी नमी और वह अजीब सी चमक। उसे लग रहा था जैसे वह लड़की उसे कहीं से जानती हो। उसने खुद को झिड़का, तुम एक अफसर हो अर्णव, जज नहीं। तुम्हारा काम सिर्फ कानून लागू करना है। वह जो भी थी, गलत वक्त पर गलत जगह पर थी। उसने इस बात को अपने मन के किसी कोने में दबा दिया। यह भी उसके काम का ही हिस्सा था। एक और फाइल, एक और केस। उसे क्या पता था कि सिर्फ 7 दिन बाद जिंदगी उसे एक बिल्कुल अलग और इससे भी ज्यादा नामुमकिन हालात में लाकर खड़ा कर देगी। पंडित जी शादी की रस्में पूरी करके जा चुके थे। अमरजीत साहब ने अपने हिसाब से परिवार की इज्जत बचाकर राहत की सांस ली और अपने कमरे में चले गए। दादी और बुआ ने परी को ऐसी नज़र से देखा जिसमें नफरत और गुस्सा भरा था, और फिर वे भी अपने अपने कमरों की ओर बढ़ गईं। बंगले का बड़ा सा लॉज पूरी तरह खामोश था। राजू ने हिचकते हुए कहा, साहब। अर्णव, जो अब तक किसी बुत की तरह खड़ा था, इस आवाज पर चौंका। उसने एक नजर परी पर डाली। वह उसी लाल भारी शॉल में लिपटी फर्श की ओर नजरें झुकाए खड़ी थी, जैसे उसका वजूद ही ना हो। वह अपराधी थी, आरोपी थी या दुल्हन, कोई नहीं जानता था। इसे मेरे कमरे में छोड़ आओ, अर्णव ने ठंडे लहजे में कहा। परी ने मशीन की तरह कदम बढ़ाए। उसके पैर जैसे सुन्न हो चुके थे। वह राजू के पीछे पीछे चलती हुई कलेक्टर साहब के आलीशान बेडरूम में दाखिल हुई। यह कमरा उसके सपनों से भी बड़ा था, लेकिन इस वक्त उसे किसी कब्र से कम नहीं लग रहा था। राजू उसे अंदर छोड़कर चुपचाप दरवाजा बंद करके चला गया। कुछ पल खामोशी रही। बाहर से सिर्फ झींगुरों की आवाज आ रही थी। परी वहीं दरवाजे के पास दीवार से टेक लगाए खड़ी थी। उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह इस कमरे में एक कदम भी आगे बढ़ा सके। तभी दरवाजा खुला और अर्णव अंदर आया। उसने कोट उतारकर कुर्सी पर फेंक दिया, टाई ढीली की और फिर उसकी तरफ मुड़ा। उसकी आंखों में वह नरमी नहीं थी जो दोपहर को दफ्तर में दिखी थी, ना ही वह झिझक जो अमरजीत साहब के सामने थी। अब उसकी आंखों में जलता हुआ गुस्सा था। वह टहलते हुए उसके करीब आया। परी ने डर से आंखें बंद कर ली तो
खुश हो तुम? अर्णब की आवाज जहर में डूबी हुई थी। परी ने कोई जवाब नहीं दिया। उसके आंसू गालों पर बह रहे थे। मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, वह और तेज बोला। खुश हो तुम? यही चाहती थी ना, एक अमीर पति, सरकारी बंगला, अफसर की पत्नी बनना? नहीं, उसकी आवाज मुश्किल से निकली। अर्णब ने तंज भरी हंसी हंसी। तुम जैसी लड़कियां सब जानती हैं। तुम्हें पता था कि मैं अपने टीचर की बेटी को मना नहीं कर पाऊंगा। तुमने मेरी हमदर्दी का फायदा उठाया। तुमने मुझे इस्तेमाल किया। मैंने कुछ नहीं किया। वह सिसक पड़ी। कुछ नहीं किया? अर्णब उसके और पास झुक गया। अगर तुम मेरे दफ्तर ना आती, अगर मेरी जिंदगी में दाखिल ना होती, तो कुछ भी ना होता। तुम आई और सब कुछ बर्बाद हो गया। उसने गुस्से में दीवार पर मुट्ठी मार दी। मेरे घर वाले मुझ पर शक कर रहे हैं। उन्हें लगता है मेरा चरित्र खराब है। वे मुझे जानते नहीं हैं। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में खुद पर एक भी दाग नहीं लगने दिया, और आज तुम्हारी वजह से मैं अपने दादा की नजरों में अपराधी बन गया हूँ। परी ने नामे सिर हिलाया। उसके गीले बाल चेहरे पर बिखर गए। मुझ पर भरोसा कीजिए, मैं तो बस। चुप, एक शब्द भी मत बोलो, अर्णब चिल्लाया। तुमने मुझसे मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा झूठ बुलवाया कि तुम मेरी पत्नी हो, और इस झूठ की कीमत क्या मिली? उसने चारों ओर इशारा किया। उन्होंने मुझे तुमसे शादी करने पर मजबूर कर दिया, सिर्फ इसलिए कि वे मुझ पर शक कर रहे थे। यह सब तुम्हारी वजह से हुआ। वह सारा गुस्सा उसी पर निकाल रहा था जो वह ना अपने दादा पर निकाल सकता था, ना अपनी बुआ पर, न अपनी किस्मत पर। वह सबसे आसान निशाना थी, एक कमजोर बेसहारा लड़की जिसका इस दुनिया में कोई नहीं था। मैंने तुम्हारे पिता, अपने टीचर की वजह से तुम पर तरस खाया था। अर्णब थके और टूटे हुए लहजे में बोला। मैंने सोचा था कि मैं उनकी अमानत संभाल लूंगा, लेकिन तुम तो मेरे लिए एक सजा बनकर आ गई हो। वह कुछ पल उसे घूरता रहा। परी अब दीवार के सहारे फर्श पर बैठ चुकी थी, पूरी तरह टूट चुकी। ध्यान से सुन लो, अर्णब ने आखिरी बार कहा। यह शादी एक झूठ थी और झूठ ही रहेगी। तुम इस कमरे में रहोगी, लेकिन मेरे लिए तुम्हारी कोई इम्पोर्टेंस नहीं होगी। वह रुका नहीं। उसने सोफे से एक तकिया और चादर उठाई और कमरे से बाहर निकल गया। मैं स्टडी रूम में सोऊंगा। दरवाजा बंद होने की आवाज धमाके की तरह गूंजी। परी ने अपने घुटनों को सीने से लगा लिया और उस अजनबी कमरे में अपनी नई जिंदगी की पहली रात वह फूट फूट कर रो पड़ी। अगली सुबह मानो कयामत थी। नाश्ते की मेज पर घर के सब लोग मौजूद थे। अमरजीत साहब खामोशी से रौब के साथ बैठे थे। दादी और बुआ संध्या की नजरें लगातार परी का जायजा ले रही थीं, जो रात के मैले कपड़ों में सूजी हुई आंखों के साथ एक अपराधी की तरह कुर्सी पर सिकुड़ी बैठी थी। अर्णब ऑफिस के लिए तैयार था। वह ऐसे पेश आ रहा था जैसे कुछ हुआ ही ना हो। वह पूरी तरह जिला कलेक्टर के रूप में था। जो हो गया सो हो गया। अमरजीत साहब ने नाश्ता खत्म करते हुए भारी आवाज में कहा, अब ये लड़की इस घर की इज्जत है, हमारी बहू है। उन्होंने अर्णब की तरफ देखा। और अर्णब, तुमने हमें बहुत निराश किया है, लेकिन अब इस रिश्ते को निभाना तुम्हारी जिम्मेदारी है। इस लड़की को कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए। बुआ संध्या ने मुंह बनाया। पिताजी, आप भी किसे समझा रहे हैं? इसने तो हमारा सिर झुका दिया। चुप रहो संध्या, दादाजी ने डांटा और उठ खड़े हुए। आधे घंटे बाद पूरा परिवार जिस तूफान की तरह आया था, उसी तरह लौट भी गया। जैसे ही दादाजी की गाड़ी गेट से निकली, अर्णब जो उन्हें विदा करने बाहर गया था, उसका चेहरा बर्फ की तरह ठंडा और सख्त था। वह लॉज में खड़ी परी के पास से ऐसे गुजरा जैसे वह वहां थी ही नहीं। राजू, उसने आवाज दी। जी साहब, मैडम को गेस्ट रूम में शिफ्ट कर दो। यह उसका पहला हुक्म था। उसने परी को अपने कमरे से भी निकाल दिया था। और मुझे आज रात देर हो जाएगी, मीटिंग है। इतना कहकर वह चला गया। उस दिन के बाद बंगले में एक अजीब सी उदास खामोशी छा गई। अर्णब घर पर बहुत कम रुकता था। सुबह सुबह निकल जाता और रात गए लौटता। तब तक परी अपने कमरे में बंद हो चुकी होती। वह जानबूझकर उससे बचता था। घर को
वह सिर्फ सोने की जगह की तरह इस्तेमाल करता था। कभी कभार दिन में सामना हो भी जाता तो वह उससे बात नहीं करता, राजू को आवाज दे देता या फोन पर बात करने लगता, लेकिन परी से एक शब्द नहीं कहता। वह उसके वजूद से ही इनकार कर चुका था और परी वह इस बड़े खाली बंगले में एक कैदी की तरह रहने लगी थी। वह अपनी किस्मत को कोसती रहती, घंटों खिड़की के पास बैठी बाहर सड़क को देखती रहती जहाँ लोग आजादी से चलते फिरते थे। वह रोती रहती और सोचती, मेरा गुनाह क्या था? क्या अनाथ होना गुनाह था या मदद मांगना? वह उस अर्णव को याद करती जो उसके पिता का संजीदा स्टूडेंट था, जो उसकी शरारतों पर मुस्कुरा देता था, और फिर उस अर्णव को देखती जो अब अफसर था, उसका पति। उसके दिल में उसके लिए नफरत के सिवा कुछ नहीं था। वह इस आलीशान बंगले में अफसर की सिर्फ नाम की पत्नी बनकर उदास भटकती रहती और अपनी किस्मत पर आंसू बहाती रहती। एक शाम जब राजू उसके लिए खाने की ट्रे लेकर गया तो घबरा गया। परी बिस्तर पर बेसुध पड़ी थी, उसका चेहरा पीला पड़ चुका था और उसकी सांसें तेज चल रही थी। मैडम जी, राजू ने घबराकर आवाज दी। परी ने बड़ी मुश्किल से आंखें खोली, उसका शरीर आग की तरह तप रहा था। मैडम जी, आप ठीक तो है ना? आपने सुबह से कुछ नहीं खाया? पानी? उसके होंठों से बड़ी मुश्किल से आवाज निकली। राजू दौड़कर पानी का गिलास भर लाया और उसका सिर उठाकर पानी पिलाने की कोशिश की, लेकिन गिलास उसके कांपते हाथों से छूट गया। वह तेज बुखार में जल रही थी। राजू, जो बरसों पुराना और वफादार नौकर था, हालात की गंभीरता समझ गया। वह जानता था कि साहब ने इस लड़की से बात ना करने का हुक्म दिया था, लेकिन अब मामला इंसानी जान का था। रात के 11 बजे जब अर्णब घर लौटा तो वह रोज से भी ज्यादा थका और चिड़चिड़ा था। एक जांच के कारण उसका पूरा दिन खराब गया था। वह सीधे अपने स्टडी रूम में गया, कोट उतारकर कुर्सी पर फेंका और सिर पकड़कर बैठ गया। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। कौन है? वह गुस्से में बोला। राजू ने हिचकते हुए दरवाजा खोला। क्या मुसीबत है राजू? अर्णब ने बिना सिर उठाए कहा। मैंने कहा था डिस्टर्ब मत करना साहब। अब राजू की आवाज में अलग ही गंभीरता थी। मैडम जी बहुत बीमार हैं, उनका शरीर आग की तरह तप रहा है, सुबह से होश में नहीं है। अर्णब एक पल को जड़ हो गया। बीमार? बेहोश? यह एक नई मुसीबत थी। अगर उसे कुछ हो गया तो वह उसके टीचर की बेटी थी और अब उसकी पत्नी भी। एक ऐसी जिम्मेदारी जिसे वह निभाना नहीं चाहता था, लेकिन छोड़ भी नहीं सकता था। डॉक्टर को फोन किया? उसने पूछा। साहब, पहले आप खुद देख लीजिए, हालत ठीक नहीं लग रही। अर्णब गुस्से में उठ खड़ा हुआ, तेज कदमों से स्टडी रूम से निकला और गेस्ट रूम की तरफ बढ़ा। उसका दिल भारी हो रहा था। वह इस लड़की का सामना नहीं करना चाहता था, खासकर तब जब वह इतनी कमजोर हो। उसने दरवाजा खोला। कमरा आधा अंधेरे में डूबा था, बस टेबल लैंप की हल्की रोशनी थी। परी बिस्तर पर एक छोटी सी गठरी की तरह सुकड़ी पड़ी थी, शायद वही पुरानी चादर ओढ़े हुए थी। उसके हल्के हल्के करहाने की आवाज आ रही थी। अर्णब कुछ पल दरवाजे पर खड़ा रहा, फिर हिचकते हुए आगे बढ़ा। उसने आवाज सख्त रखने की कोशिश की, लेकिन चाहकर भी चिंता छुपा नहीं पाया। कोई जवाब नहीं आया। वह बिस्तर के पास पहुंचा और झुका। उसने उसके माथे पर हाथ रखा। हाथ जलने लगा। इसे तो बहुत तेज बुखार है। तभी परी ने बुखार की हालत में आंखें खोल दी। वो आंखें डरी हुई थीं, आंसुओं से भरी, और बुखार की वजह से उनमें अजीब सी कांच जैसी चमक थी। वह उसे देख रही थी, लेकिन पहचान नहीं पा रही थी। उनमें वही डर, वही बेबसी, वही अपनापन था। अर्णब वहीं जम गया, जैसे किसी ने उसके दिमाग पर हथौड़ा मार दिया हो। उसने ये आंखें पहले भी देखी थी। और फिर अचानक उसके सामने कुछ दिन पहले का मंजर घूम गया। न्यू गर्ल्स हॉस्टल की अंधेरी गली, सस्ते परफ्यूम की बदबू, पकड़ी जा रही लड़कियां और एक लड़की जो सिर से पांव तक ढकी हुई थी, जिसने एक पल के लिए नजरें उठाई थी। अर्णब का सिर घूम गया। नहीं, ये नहीं हो सकता। वह अनायास पीछे हटा। जिस लड़की पर उसे तरस आया था वह परी थी। इसका मतलब वह उस जगह पर, उसका दिमाग जो पिछले एक हफ्ते से इस जबरन शादी के गुस्से से भरा था, अब एक नई नफरत से भर गया। तुम?
उसकी आवाज जैसे किसी गहरी खाई से निकल रही हो। परी बुखार में बड़बड़ा रही थी। अर्णब की आवाज की सख्ती से वह चौंकी। उसने आंखें पूरी तरह खोलने की कोशिश की। अर्णब उसके ऊपर झुका हुआ था। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो रहा था। वो हॉस्टल, उस रात वहाँ तुम थी? परी की बुखार से भरी आंखें डर से फैल गईं। यह वह सवाल था जिसकी उसे उम्मीद नहीं थी। झूठ मत बोलना, अर्णब इस बार और तेज चिल्लाया। उस रात जो लड़कियां पकड़ी गई थीं, उनमें से एक तुम थी? बोलो। परी का पूरा शरीर कांपने लगा, जैसे उसका बुखार एक पल में उतर गया हो। उसका सबसे बड़ा, सबसे डरावना राज उस इंसान के सामने खुल चुका था जिससे वह सबसे ज्यादा छुपाना चाहती थी। वह सच और झूठ के बीच अटक गई। वो मैं शब्द उसका साथ नहीं दे रहे थे। बोलो परी। अर्णब ने उसका बाजू पकड़कर झंझोड़ा। क्या तुम उस हॉस्टल में मौजूद थी? बुखार, कमजोरी और अब यह भयानक सच सामने आने का डर। परी की हिम्मत टूट गई। उसने हार मान ली और रोने लगी। वह फूट फूट कर रो पड़ी। उसकी सिसकियों में ही जवाब छुपा था और अर्णब समझ गया। हाँ, कांपती हुई आवाज में उसने मान लिया, वो मैं ही थी। अर्णब ने उसका हाथ ऐसे झटक दिया जैसे उसने कोई गंदी चीज छू ली हो। वह 2 कदम पीछे हट गया। उसके चेहरे पर हैरानी, नफरत और तिरस्कार साफ था। तो यही हो तुम? उसने भारी आवाज में कहा। मेरे टीचर की बेटी, यही है उनकी परवरिश। उसने परी को कोई सफाई देने का मौका नहीं दिया। वह मुड़ा और तूफान की तरह कमरे से बाहर निकल गया। परी ने उसे पुकारने की कोशिश की। मेरी बात सुनिए, मैं वहां थी लेकिन मगर वह जा चुका था। कमरे में बुखार और अपने सबसे बड़े राज के खुल जाने के बाद वह अकेली रोती रह गई। 5 साल बाद, 5 साल बहुत लंबा वक्त होता है। अर्णब पटेल अब इस जिले का कलेक्टर नहीं था। उस रात परी की सच्चाई जानने के बाद वह गुस्से और नफरत से भर गया था। वह बंगले में लौटा, राजू को पैसों का एक बंडल दिया और कहा कि इस लड़की को जहां जाना हो भेज दे। फिर खुद लंबी छुट्टी पर चला गया। उसका तबादला हो चुका था। इन 5 सालों में वह कई शहरों में भटकता रहा। अमरजीत साहब, जो अब उसकी हरकतों से वाकिफ हो चुके थे, उससे बहुत नाराज थे और इसका असर उसके करियर पर पड़ा। लेकिन करियर से ज्यादा उसका जमीर घायल हो चुका था। वो नकाब के पीछे छुपी आंखें और फिर वही आंखें जो बुखार में जल रही थी, अर्णब का पीछा कर रही थी। उसने खुद को कभी माफ नहीं किया। आज 5 साल बाद वह एक पुरानी जांच की फाइल के सिलसिले में अपने पुराने ऑफिस आया था। उसे बताया गया था कि यहाँ नई कलेक्टर तैनात हुई हैं, एक जवान और बेहद सख्त अफसर। वह जाने पहचाने दफ्तर के दरवाजे पर रुका। दिल अजीब तरह से धड़क रहा था। यही उसका पुराना दफ्तर था। सब कुछ वैसा ही था। एक्सक्यूज मी सर, उसने दरवाजा खटखटाया। अंदर आ जाइए। भीतर से एक शांत, सधी हुई और जानी पहचानी सी आवाज आई। अर्णब के कदम वहीं थम गए। यह आवाज नहीं, यह उसका वहम होगा। उसने दरवाजा खोला और अंदर चला गया। वही बड़ी कुर्सी, जिला कलेक्टर की कुर्सी, वही मेज, नेम प्लेट पर लिखा था परी अनिल पाल। कुर्सी पर फाइलों से घिरी वह औरत बैठी थी जिसे वह 5 साल पहले बुखार में तड़पता नफरत के साथ छोड़ आया था। अर्णब को लगा जैसे किसी ने उसके पैरों के नीचे से जमीन खींच ली हो। यह परी थी, लेकिन यह वह परी नहीं थी। ना वह डरी सहमी रोती हुई लड़की, बल्कि एक आत्मविश्वासी, समझदार और मजबूत अफसर। उसने सादा लेकिन सुंदर कपड़े पहन रखे थे, बाल सलीके से बंधे थे और उसकी आंखों में अब न डर था न नमी, बल्कि एक अफसर की ठंडक और रुतबा था। अर्णब को देखते ही वह हल्का सा चौंकी। परी ने फाइल से नजर उठाई। बस एक पल के लिए उसकी आंखों में 5 साल पुराना दर्द उभरा, लेकिन अगले ही पल उसने खुद को संभाल लिया। मिस्टर अर्णब पटेल, उसने बिल्कुल पेशेवर लहजे में कहा। आवाज सपाट थी, जैसे किसी अजनबी से बात कर रही हो। कृपया बैठिए। मुझे बताया गया था कि आप फाइनल फाइल के सिलसिले में आ रहे हैं। अर्णब अब भी सदमे में था। जी, वो फाइल। उसके गले में शब्द अटक गए। ये लीजिए। परी ने एक फाइल उसकी तरफ बढ़ाई। मैंने कल रात इसे देख लिया है। आपके साइन चाहिए। यह पुरानी जांच है। आपको इसे पहले ही बंद कर देना चाहिए था।
उसका लहजा इतना पेशेवर था कि अर्णब को एक पल के लिए शर्म महसूस हुई। जो कभी उसकी जूनियर थी आज उसके सामने अफसर बनकर बैठी थी। करीब 10 मिनट तक वह उसे कानून की बारीकियां समझाती रही और अर्णब बस उसका चेहरा देखता रहा। वह सोच रहा था कि यह सब कैसे बदल गया। मिस्टर पटेल, परी ने टोका। क्या आप सुन रहे हैं? हाँ हाँ, अर्णब ने जल्दी से फाइल पर दस्तखत कर दिए। काम पूरा हो चुका था। कमरे में एक भारी बोझिल खामोशी छा गई। अर्णब उठने लगा लेकिन दिल पर रखा बोझ उसे रोक रहा था। वह झिझकते हुए रुक गया। परी, उसने नजरें उठाकर उसकी तरफ देखा। वही ठंडी पेशेवर नजरें। तुम यहाँ तक कैसे पहुंची? आखिरकार उसने पूछ ही लिया। परी कुछ पल उसे देखती रही, फिर उसके होठों पर एक कड़वी सी मुस्कान आई। यहाँ तक पहुँचना इतना मुश्किल नहीं था अर्णब। उसने पहली बार उसका नाम लिया। जिस रात तुम मुझे छोड़कर गए थे उसी रात मैं भी उस बंगले से निकल गई थी। तुम्हारे दिए पैसों से नहीं, अपने पिता की दी हुई परवरिश और भरोसे के दम पर। अर्णब ने शर्म से नजरें झुका ली। तुमने मुझ पर भरोसा नहीं किया था, वह बोलती रही। उसकी आवाज में 5 साल पुराना दर्द साफ झलक रहा था। लेकिन मुझे खुद पर भरोसा था। मुझे अपने पिता की परवरिश साबित करनी थी। मुझे यह दिखाना था कि प्रोफेसर अनिल की बेटी हालात से डरकर गलत रास्ते पर नहीं जाती। इसीलिए मैंने मेहनत की। मैंने वही परीक्षा पास की जिसकी तैयारी करने तुम कभी मेरे पापा के पास आया करते थे। और आज मैं उसी कुर्सी पर बैठी हूँ जिस पर बैठकर तुमने कभी मेरे साथ इंसाफ नहीं किया था। परी, अर्णब के पास शब्द नहीं थे। तुम जानना चाहते थे ना कि उस रात हॉस्टल में क्या हुआ था? परी ने खुद ही कहना शुरू किया। सुनो, उस दिन हॉस्टल में मेरा पहला दिन था। मैं अपने रिश्तेदार के तानों से परेशान होकर इस शहर में नौकरी ढूंढने आई थी। मेरे पास रहने की कोई जगह नहीं थी। एक औरत ने मुझे सस्ते हॉस्टल के बारे में बताया। मुझे नहीं पता था कि वहाँ क्या होता है। उसकी आंखें भर आईं, लेकिन उसने आंसू गिरने नहीं दिए। मैं डर के मारे वहाँ मुंह बांधे चली गई थी क्योंकि माहौल मुझे डरा रहा था और तुमने मुझे भी उन्हीं लड़कियों जैसा समझ लिया। फिर जब मैं तुम्हारे घर में बीमार पड़ी थी तब भी तुमने मेरी सच्चाई सुनना जरूरी नहीं समझा। तुमने मुझे बोलने का मौका ही नहीं दिया। अपना फैसला सुनाया और चले गए। अर्णब कुर्सी पर बैठा नहीं रह सका। वह शर्म और गिल्ट से झुकता जा रहा था। परी, उसने कांपती हुई आवाज में कहा, मैं जानता हूँ मैंने तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दी। मैं अपने ओहदे के घमंड में अंधा हो गया। अपने परिवार की झूठी शान में मैंने एक बेगुनाह पर भरोसा नहीं किया। वह उठकर अफसर की मेज के सामने खड़ा हो गया। मुझे माफ कर दो परी। इन 5 सालों में मैं एक दिन भी चैन से नहीं सो पाया। मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ। परी की आंखों से, जिन्हें वह इतनी देर से संभाले हुए थी, आंसू बह निकले। 5 साल का गुस्सा और दर्द उसके सामने पिघल गया। अर्णब ने परी के सामने हाथ जोड़ लिए और माफी मांगते हुए बोला कि परी, तुम हो सके तो मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारी बात नहीं सुनी। ये मेरी गलती थी और मैं तुम्हें अपनी मर्जी से अपने बंगले पर लेकर आया था। फिर जो हुआ उसकी सारी फ्रस्ट्रेशन मैंने तुम्हारे ऊपर निकाल दी, जबकि उसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं थी। मैं गलत था, ये मैं तहे दिल से स्वीकार करता हूँ। मैं तुम पर कोई दबाव नहीं डाल रहा, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहूँगा कि मैं तुम्हें छोड़कर जरूर चला गया था, लेकिन मैं तुमसे आगे कभी नहीं बढ़ा। मेरे कदम कभी किसी और की तरफ बढ़ ही नहीं सके। तुम्हारा चेहरा, तुम्हारी आंखें हमेशा मुझे भटकने से रोक लेती थी। मैं तुमसे दूर जरूर था, लेकिन अलग नहीं। मैं हाथ जोड़कर तुमसे बस यह कहना चाहूँगा कि अगर तुम्हारा दिल गवाही दे तो मुझे एक मौका देकर देख लो। जो गलती मैंने पहले की तुम्हारे साथ, वह जीवन में फिर कभी नहीं करूँगा। मैं धोखेबाज नहीं था, बस समाज का प्रेशर और झूठी शान में अंधा हो गया था। कई बार सोचा तुमको ढूंढूं, लेकिन फिर जो मैं करके आया था तुम्हारे साथ, उसकी वजह से हिम्मत ही नहीं हुई कि कभी तुम्हारे सामने आ सकूं। लेकिन आज किस्मत मुझे तुम्हारे सामने लेकर आई है और मैं अर्णब पटेल तुमसे तहे दिल से माफी चाहता हूँ। मैं यह नहीं कहता कि तुम मुझे अभी माफ कर दो। तुम चाहो तो मुझे सजा दे सकती हो। मैं तुम्हारी दी हुई हर सजा भुगतने को तैयार हूँ, लेकिन मुझे एक मौका दे दो।
मैं तुमसे प्यार करने लगा था। यह बात मुझे इन दूरियों ने महसूस कराई और शायद ही कोई ऐसा दिन हुआ होगा जब तुम मुझे याद न आई हो। अर्णव ने हिचकिचाते हुए हाथ आगे बढ़ाया। मेरे साथ चलोगी परी? टूटे हुए लहजे में बोला। अगर तुम मुझे माफ कर सको। परी ने कहा, मैं आपको तभी माफ कर सकती हूँ जब आप अपनी गलती का भुगतान करेंगे। अर्णव ने कहा, मुझे मंजूर है। तुम जो सजा दोगी मैं वह भुगतने को तैयार हूँ। परी बोली कि अगर आप सच में मुझे प्यार करते हैं और आप चाहते हैं कि यह रिश्ता आगे बढ़े तो जिस बंगले में आपने मुझे अकेला छोड़ा था उस बंगले के सामने आप तब तक खड़े रहेंगे जब तक मैं आपको वहां से हटने को नहीं कहूंगी। अर्णव सोच में पड़ गया। यह वही जगह थी जहां वह इस जिले के कलेक्टर के तौर पर रहता था और आसपास सब लोग पहचानते थे। लेकिन अर्णव ने यह सजा भुगतने के लिए हामी भर ली और वह परी के ऑफिस से चला गया। रात को जब परी अपने बंगले पर पहुंची तो उसने देखा कि अर्णव वहीं बंगले के बाहर खड़ा था। परी ने उसे देखकर अनदेखा कर दिया और बंगले के अंदर आ गई। राजू जो अभी वहां पर काम करता था उसने बताया कि दोपहर से अर्णव साहब बाहर खड़े हैं। मैंने उनसे कहा कि मैं आपको कुर्सी दे दूं, आप बैठ जाइए, लेकिन वह मना कर रहे हैं। परी ने कहा कि जो जहां खड़ा है उसे खड़ा रहने दो, मुझे किसी से कोई भी मतलब नहीं। और वह अपने कमरे में चली गई। उस रात परी ने भी कुछ नहीं खाया क्योंकि बाहर अर्णव बिना कुछ खाए ही खड़ा हुआ था। सर्दियों की रात थी। राजू के हाथों परी ने कंबल भिजवा दिया था। परी ने कंबल भिजवाया। यह देखकर अर्णव को खुशी हुई कि नाराज ही सही लेकिन फिक्र तो है। रात में उठकर 1-2 बार परी ने छुपके खिड़की से देखा तो अर्णव अभी नीचे ही टहल रहा था। एक भी बार वह बैठा हुआ नहीं दिखा। सुबह जब ऑफिस जाने के लिए निकली तब भी अर्णव वहीं खड़ा था। उसका चेहरा बुरी तरह थका हुआ था और आंखें लाल हो चुकी थी क्योंकि वह सारी रात नहीं सोया था। परी गाड़ी से चली गई और अर्णव इस उम्मीद में था कि शायद वह उसे अब माफ कर देगी। उसका चेहरा उतर गया। वह अपना सिर झुकाकर खड़ा हो गया। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। लेकिन तभी उसे गाड़ी का एक तेज हॉर्न सुनाई दिया और परी वापस आ गई। परी गाड़ी से उतरी और उसने अर्णव का हाथ पकड़ा और उसे बंगले में लेकर गई और बोली, मिस्टर अर्णव पटेल, आपका डेडिकेशन देखते हुए परी अनिल पाल आपको एक मौका देकर देखने को तैयार है। लेकिन अगर फिर से आपने गुस्से में आकर या फिर किसी भी वजह से मुझे छोड़कर जाने की हिम्मत की तो फिर दोबारा मेरे पास आने के बारे में सोचिएगा भी मत। अर्णव ने परी का हाथ अपने हाथों में थाम लिया और बोला, ऐसा कभी नहीं होगा। मैं बेवकूफ था लेकिन इन 4 सालों में मेरी बुद्धि पूरी तरीके से खुल चुकी है और अब मैं बिल्कुल समझदार पति बन चुका हूँ। उसकी बातें सुनकर परी मुस्कुरा दी और उसने अर्णव को गले से लगा लिया क्योंकि हकीकत यह थी कि यह 5 साल वह अर्णव से दूर जरूर थी लेकिन जिस दिन उसकी शादी हुई थी अर्णव से, उस दिन से उसने अर्णव को मन से अपना पति स्वीकार लिया था और उसके मन में कहीं ना कहीं यह विश्वास जरूर था कि एक ना एक दिन अर्णव जरूर आएगा। और जब वह आया है और उसे अपनी गलती का एहसास भी है तो फिर वह उसे एक मौका देकर जरूर देखना चाहती थी क्योंकि वह उससे प्यार करती है और वह वही गलती नहीं करना चाहती जो अर्णव ने की थी। उसी शाम जब अर्णव की गाड़ी हवेली के बड़े गेट पर रुकी तो मंजर 5 साल पहले से बिल्कुल अलग था। अर्णव ने खुद गाड़ी का दरवाजा खोला। परी वही आत्मविश्वास से भरी मजबूत परी गाड़ी से उतरी। सामने बरामदे में अमरजीत साहब लाठी के सहारे खड़े थे। अब काफी बूढ़े हो चुके थे। उनकी आंखों में आंसू थे। मेरी बहादुर बहू, वह आगे बढ़े। मेरा पोता बेवकूफ था लेकिन मुझे हमेशा पता था कि मेरी बहू गलत नहीं हो सकती। मुझे माफ कर देना बेटा, हम सब तुम्हारे गुनहगार हैं। दादी और बुआ संध्या शर्म से नजरें झुकाए स्वागत के लिए खड़ी थी। अमरजीत जी बोले, बेटा तुम्हें क्या लगता है कि मैंने तुम्हारी अर्णव से शादी इसलिए करवाई क्योंकि तुम अर्णव के साथ उसके बंगले में मौजूद थी? नहीं, मैं ऐसे ही किसी लड़की से अपने पोते की शादी थोड़ी ना करवा दूंगा। जब मैंने तुम्हें देखा तो तुम्हारी आंखों में मुझे इंसानियत
और संस्कार नजर आए। मैं जैसी बहू अपने पोते अर्णब के लिए चाहता था, तुम बिल्कुल वैसी ही थी, और इसीलिए मैंने उसी वक्त अर्णब से तुम्हारी शादी करवा दी। क्योंकि अर्णब जो हर वक्त सिर्फ अपने काम में बिजी रहता था, उसकी 32 साल की उम्र हो गई थी। उसने तो इतना भी वक्त नहीं निकाला कि वह अपने लिए कोई अच्छी लड़की तलाश कर सकता। तो जब तुम मुझे दिखी तो मुझे लगा तुम मेरे पोते के लिए एक बेहतर जीवन साथी साबित होगी, और मेरा अंदाजा बिल्कुल ठीक भी निकला। अर्णब ने परी का हाथ थाम लिया। घर में स्वागत है। परी ने एक नजर हवेली पर, एक नजर अर्णब पर, और फिर आसमान की तरफ देखा जहां उसके पिता का सितारा जैसे मुस्कुरा रहा था। वह हल्की मुस्कान के साथ सुकून भरे कदमों से आगे बढ़ गई। जिस जिले में परी कलेक्टर थी, अर्णब ने उसके पास के एक जिले में ही अपना ट्रांसफर करवा लिया था। अमरजीत साहब का पोता और बहू दोनों ही कलेक्टर थे। यह देखकर उनका सीना गर्व से चौड़ा हो गया था। दोस्तों, कभी भी गुस्से में कोई भी बड़ा फैसला नहीं लेना चाहिए, और आधी अधूरी जानकारी के आधार पर किसी का आकलन नहीं करना चाहिए। कई बार गुस्से में लिए गए फैसले और आधी अधूरी जानकारी में किया गया आकलन गलत साबित होता है। आपको ये कहानी कैसी लगी, मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। ये कहानी पूर्णतः काल्पनिक है। इसमें दिखाई गई सभी घटनाएं और पात्र पूर्णतः काल्पनिक है। इनका किसी भी व्यक्ति या घटना से कोई भी कनेक्शन नहीं है। ऐसी और भी रोमांचक कहानियों को सुनने के लिए मेरे चैनल के साथ बने रहें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।